हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जुडिशरी। ऑनलाइन जुडिशरी में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है मोहित चौहान और आज हम एक नए सब्जेक्ट की शुरुआत कर रहे हैं या एक नई सीरीज़ की शुरुआत कर रहे हैं जो कि हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। इसके बारे में हम यह बात करेंगे कि यह किन किन एग्ज़ाम के लिए यह इम्पोर्टेंट है, किन किन स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल हो सकता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। दूसरा, हम इस एक्ट का एक ओवरव्यू लेंगे, मींस हम इस सीरीज़ के अंदर कौन कौन से टॉपिक हम इसमें कवर करने वाले हैं या हम कौन कौन से सब्जेक्ट एज अ टॉपिक हम इसमें पढ़ने वाले हैं पूरी सीरीज़ के अंदर, उसके बारे में हम ओवरव्यू देखेंगे। और फिर हम इसकी एक बेसिकली हिस्ट्री को देखेंगे कि यह हिस्ट्री में एज अ कॉन्ट्रैक्ट किस प्रकार हुआ करते थे, इसका जन्म कहाँ से हुआ, कैसे हुआ, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम यह बात करेंगे कि यह किस किस एग्ज़ाम के लिए है इम्पोर्टेंट है। देखिए, यह जो एक्ट है, सबसे पहले तो हमारे यह जो एक्ट है ये हमारे क्लैट जो पीजी वाला होता है, मीन्स एलएलएम का जो एंट्रेंस होता है क्लैट पीजी, उसमें यह एक सब्जेक्ट के रूप में आता है। और दूसरा है जो हमारे एलएलबी के स्टूडेंट्स हैं, उसमें एक सेमेस्टर में यह एक सब्जेक्ट के रूप में रहता है। ये तो बेसिक यहाँ से ही बनता है। एलएलबी, ये एलएलएम कर दिया है मैंने, एलएलबी के स्टूडेंट्स के लिए बेसिक यहीं से बनता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। और थर्ड जो है हमारा वो है एलएलएम जो करते हैं मर्केंटाइल लॉ से। जो बच्चे मर्केंटाइल लॉ से एलएलएम करते हैं तो उसमें है एक बेस, मतलब एक बेस के रूप में काम करता है। मतलब जितने भी सब्जेक्ट उसके अंदर होते हैं मर्केंटाइल लॉ में, जो एलएलएम करते हैं उसके अंदर जितने भी सब्जेक्ट होते हैं वो हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बेसिक प्रिंसिपल से ही गवर्न किए जाते हैं। तो यह एलएलएम के बच्चे भी देख सकते हैं इस वीडियो को या इस सीरीज़ को। फिर हम जो जुडिशरी होती है, जुडिशरी के जो एग्ज़ाम होते हैं, लगभग जुडिशरी में ये ऑल स्टेट्स में यह एक मेजर सब्जेक्ट के रूप में आता है। मतलब जो हमारे मेजर सब्जेक्ट होते हैं ना, मेजर लॉ जिनको हम बोलते हैं, उसके मेजर लॉ के रूप में यह आता है और अच्छी खासे वेटेज के साथ आता है। देखिए, लगभग सभी मेंस के एग्ज़ाम में तो आता ही है, लेकिन कुछ जैसे हमारा यूपी है, उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, इनके प्री में भी यह पूछा जाता है। मतलब प्री के एग्ज़ाम में भी यह पूछा जाता है और मेंस के अंदर तो पूछा ही जाता है। तो जुडिशरी के लिए तो यह मोस्ट इम्पोर्टेंट है ही। और अब है जो एआईबी का एग्ज़ाम आता है, उसके अंदर भी यह पूछा जाता है। एआईबी जो हमारा एग्ज़ाम होता है जो एडवोकेट्स के लिए इम्पोर्टेंट है। और एक है जो हमारा नेट का एग्ज़ाम होता है, मतलब जो जिस नेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई करके हम असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। और नेट के एग्ज़ाम से ही, नेट का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है उसी से हम पीएचडी के लिए भी एलिजिबल होते हैं। कुछ जो बच्चे होते हैं वो नेट जीआरएफ के लिए क्वालिफाई कर जाते हैं, तो उसमें नेट जीआरएफ बोल देते हैं उसको, उसमें नेट के लिए यह इम्पोर्टेंट है। और एक हमारा जो सीए के एग्ज़ाम होते हैं, मीन्स चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के जो एग्ज़ाम होते हैं, उसमें भी यह मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉ के रूप में यह रहता है। तो देखिए, हमने ये जो किन किन बच्चों के लिए वीडियो बेनिफिशियल होगी, हमने उनके लिए यह बात कर लिया है। जो हमारे सीए के बच्चे होते हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट है। क्लैट एलएलएम का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए है इम्पोर्टेंट है। एलएलबी में यह सेमेस्टर एग्ज़ाम में आता है।
उनके लिए भी यह इम्पोर्टेंट है। जो LLM मर्केंटाइल लॉ से कर रहे हैं उनके लिए भी यह मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और जो जुडिशरी है उसके लिए तो यह मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एज अ मेजर लॉ के रूप में यह पूछा जाता है सभी जुडिशरी एग्ज़ाम्स में। और फिर जो AIB का एग्ज़ाम होता है उसमें भी यह आता है, और नेट JRF जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एग्ज़ाम होता है उसमें भी यह पूछा जाता है। तो हमने पहले ये बात कर ली है कि यह किस किस एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होता है। अब हम बात करेंगे, सेकेंडली हम बात करेंगे कि ये इसका जो ओवरव्यू है, इस एक्ट का ओवरव्यू हम लेंगे कि इस एक्ट के अंदर कहाँ से कहाँ क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं, प्रोवाइड कर रखी हैं। तो देखिए ये मैंने पहले से ही लिख करके रख रखा है ताकि टाइम वेस्ट ना हो ज़्यादा। तो देखिए ये है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो ये हमारा देखो 4 पार्ट्स में ये डिवाइडेड है बेसिकली। वैसे एक्ट के अंदर पार्ट्स नहीं दिए हुए हैं, वैसे ही मैं बता रहा हूँ कि हम इसको 4 पार्ट्स में बांट सकते हैं। सेक्शन 1 से 75 जो हमारे जनरल प्रिंसिपल्स प्रोवाइडेड हैं कॉन्ट्रैक्ट के, कि हमें किस प्रकार से कॉन्ट्रैक्ट करना है, किस प्रकार से उसको एनफोर्स किया जाएगा, कौन से कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होंगे, कौन से नहीं होंगे, कौन से वॉइडेबल एग्रीमेंट होंगे, क्या हो, कौन क्या कंसिडरेशन होता है, क्या प्रपोजल होता है, क्या एक्सेप्टेंस हमारा होता है, क्या कम्युनिकेशन किस प्रकार से किया जाता है कॉन्ट्रैक्ट का, उसके बारे में जो भी है। और जो हमारा बेसिक है, जैसे ब्रीच हुआ है तो उसके लिए क्या लाइबिलिटीज़ होंगी, उसके लिए क्या प्रोसीजर हमारा होगा, उसके लिए ये हमारे सब सेक्शन 1 से 75 जो है हमारा जनरल प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का जो पार्ट हम बनाएंगे उसके अंदर ये सारे के सारे गवर्न हो जाएंगे। सेकंड पार्ट हम बनाएंगे 76 से 123 जो कि हमारे अब रिपील्ड हो चुका है। मतलब यह जो सेक्शन थे पहले जब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बना था उसके अंदर यह जो सेक्शन 76 से 123 का जो पार्ट है यह सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, मतलब यह जो हमारे गुड्स होते हैं उनसे रिलेटेड यह पार्ट था। लेकिन 1930 में से जब सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट आया तो यह जो है कॉन्ट्रैक्ट से यह निकाल दिया गया, कॉन्ट्रैक्ट से निकाल के एक नया एक्ट बना दिया गया 1930 में। तो यह सोगा के नाम से जाना जाता है और यह जो है अब कॉन्ट्रैक्ट में इससे रिपील कर दिए गए। थर्ड पार्ट हमारा सेक्शन 124 से 238 तक है जो कि है हमारे स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट। स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताया गया। स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट जैसे इंडेमनिटी गारंटी ये जो हैं ये सब सेक्शन 124 से 238 के अंतर्गत आते हैं। और लास्ट है हमारा पार्ट 4, हम इसको बांटते हैं सेक्शन 239 से 266 जो कि यह भी रिपील्ड हो गया है। मतलब यह हमारे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के जो बेयर एक्ट है उसमें नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यह जो है यह क्या था, इसके अंदर जो है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट इसको रिपील करके 1932 में बना दिया गया। इसके अंदर जो हम पार्टनरशिप पढ़ते हैं कि पार्टनरशिप किस प्रकार से होती है, कि कैसे उसका रिवोकेशन होता है, ये सब चीज़ें उसके बारे में पहले इस 239 से 266 के अंतर्गत दे रखी थी। लेकिन जब ये 1932 के अंदर यह रिपील कर दिया गया तो अब यह हमारे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के में नहीं है, यह एक नया एक्ट बन चुका है। तो हमने अब तक क्या कवर कर लिया है, हमने देख लिया है कि यह किस किस बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है, ये देख लिया है, ओवरव्यू भी देख लिया है। अब हम इसकी हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे कि मतलब हिस्ट्री, हाँ अभी तो मैंने इसका सिलेबस डिस्कस करा ही नहीं है। तो देखिए सिलेबस भी मैंने लिख रखा है। सिलेबस हमारा क्या रहेगा, मतलब जो जो टॉपिक हम इस सीरीज़ में कवर करने वाले हैं उसके बारे में भी यह मैंने लिख करके पहले से ही रख रखा था। तो सबसे पहले हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में बात करेंगे, जिसके बारे में थोड़ी सी चर्चा आज हम करेंगे, थोड़ी सी कल करेंगे। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, तो सबसे पहला टॉपिक हमारा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का रहेगा। सेकंड रहेगा हमारा फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मींस कॉन्ट्रैक्ट का जो फॉर्मेशन है वो किस प्रकार होता है, मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट किस प्रकार से बनना शुरू होता है और कहाँ कैसे कैसे बनता है,
उसके बारे में है। जैसे प्रपोजल, इसके अंदर एक सब टॉपिक रहेगा, एक्सेप्टेंस एक सब टॉपिक रहेगा, और इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप भी होना चाहिए, तभी एक कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म होता है। ठीक है, फिर हम थर्ड जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारा कंसिडरेशन। मीन्स कंसिडरेशन क्या होता है, प्रीविटी ऑफ कंसिडरेशन, इसके बारे में हम कंसिडरेशन के टॉपिक में बात करेंगे। फोर्थ है हमारा कॉम्पिटेंसी ऑफ द पार्टी, जो हमारे पार्टीज हैं, कौन कौन कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, कौन कौन एलिजिबल है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, इसके बारे में हम बात करेंगे, टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जो कि हमारे सेक्शन 10 में दे रखा है। क्या मतलब कंसेंट क्या होती है, किन व्यक्तियों की कंसेंट ली जा सकती है कॉन्ट्रैक्ट को फॉर्म करने के लिए, उसके बारे में हम बात करेंगे। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स का। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स मतलब ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो वॉइड किए जा सकते हैं, तो वो हम यह देखेंगे कि कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वॉइड किए जा सकते हैं। मतलब एक पार्टी जो है अपनी तरफ से कोर्ट में जा कर के वॉइड करवा सकती है, ऐसे रहता है। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वॉइड एग्रीमेंट्स। मतलब अब ये देखिए, यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट्स है और यहाँ पर एग्रीमेंट है, यहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्ट है और यहाँ पर एग्रीमेंट है। मतलब कॉन्ट्रैक्ट को हम वॉइड कराते हैं, लेकिन जो एग्रीमेंट है वो पहले से ही वॉइड होता है। ठीक है, तो अब क्या कॉन्ट्रैक्ट होता है, क्या एग्रीमेंट होता है, वो हम आगे चर्चा करेंगे। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स हमारे क्या होते हैं, कैसे फॉर्म होते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा अपोर्शन ऑफ पेमेंट, अपोर्शनमेंट ऑफ पेमेंट के बारे में हम बात करेंगे। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा डिस्चार्ज, किस प्रकार से है कॉन्ट्रैक्ट हम डिस्चार्ज किस प्रकार से कर सकते हैं। मतलब डिस्चार्ज कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करके, कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच करके या पार्ट परफॉर्मेंस करके किस प्रकार से हम मतलब कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कर सकते हैं, उसके बारे में मतलब बात करेंगे इस टॉपिक के अंदर। फिर इम्पॉसिबिलिटीज़ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में हम बात करेंगे। मतलब कॉन्ट्रैक्ट हमने बना लिया, लेकिन हमारे साथ सिचुएशन ऐसी हो गई कि उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना ही इम्पॉसिबल हो चुका है, तो हम उसके बारे में हम इस टॉपिक में बात करेंगे, इम्पॉसिबल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में। फिर है हमारा नेक्स्ट टॉपिक कॉजी कॉन्ट्रैक्ट। कॉजी कॉन्ट्रैक्ट मतलब कॉजी कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में हम बात करेंगे। और फिर है हमारा ब्रीच डैमेजेस। मतलब लास्ट टॉपिक हमारा ब्रीच डैमेजेस रहेगा, जो हमारे बेसिक प्रिंसिपल्स हैं उसके अंदर, मतलब सेक्शन 1 से 75 के अंदर जो हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा वो ब्रीच ऑफ डैमेजेस। मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट हमने फॉर्म किया, उसको परफॉर्म नहीं किया किसी वजह से, कोई सी भी पार्टी ने परफॉर्म नहीं किया, तो दूसरी पार्टी को जो नुकसान हुआ उसके ब्रीच में जो एक डैमेजेस पार्टी क्लेम करेगी, उसके बारे में हम इसमें बात करेंगे इस टॉपिक के अंदर। और हमने एक यह टॉपिक देखा था हमारे स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स। मतलब स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स कौन कौन से हम इसमें बात करेंगे, कौन कौन से स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, तो उनके बारे में भी हम कौन कौन से हैं इसके बारे में हम देखते हैं। तो देखिए, इंडेमनिटी के बारे में है, और गारंटी के बारे में इसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ही दिया गया है, और बेलमेंट के बारे में इसी के अंदर दिया गया है, और एजेंसी किस प्रकार की होती है, कैसे फॉर्म होती है, कैसे टर्मिनेट होती है, ये सब इसी स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स के अंतर्गत आएंगे। देखिए, हमने अब तक क्या कवर कर चुके हैं। हमारा एग्ज़ाम किन किन बच्चों के लिए है इम्पोर्टेंट है, किस किस एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, ये हमने कवर कर लिया है। सेकंड, हमने कवर कर लिया है ओवरव्यू। मतलब हमने इस एक्ट का ओवरव्यू भी ले लिया है कि कितने सेक्शन हैं, किस किस प्रकार से हम इसको पढ़ने वाले हैं आगे की वीडियोज़ में, और क्या क्या हमारे टॉपिक्स रहेंगे, क्या क्या हमारा सिलेबस है, उसके बारे में हमने बात कर ली है। अब हमारा लास्ट टॉपिक बचा हुआ है हिस्ट्री। अब हिस्ट्री क्या है इसकी, देखिए पुराने समय में इस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तो आया है 1872 के अंतर्गत। तो ऐसा तो नहीं है कि 1872 से पहले कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म ही नहीं होते थे, कॉन्ट्रैक्ट तो फॉर्म होते थे। मतलब संविदा तो बनती थी, हमारे जो बिजनेसेस हैं वो भी हुआ करते थे, जो
बाहर के देशों से व्यापार हुआ करता था, तो वो भी तो किसी बेस पर ही हुआ करता होगा। तो देखिए कॉन्ट्रैक्ट तो बनते थे पहले भी और अब भी बनते हैं, लेकिन पहले जो है सब ओरली काम किया करते थे या लिखित भी हुआ करते थे, तो लेकिन ऐसे कोई गवर्न करने के लिए कोई बॉडी नहीं थी। पुराने समय के अंतर्गत ऐसी कोई बॉडी गवर्न करने वाली नहीं थी कि अगर हमने ब्रीच कर दिया तो हमें क्या देना पड़ेगा क्या नहीं देना पड़ेगा। यह एक मोरलिटी के आधार पर यह चलता था कि कि कोई भी इंसान किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता था या संविदा करता था या व्यापार करता था, तो वह अपनी जो कहते हैं ना कि एक प्रोमिस किया करता था, एक वचन दिया करता था, एक वादा करता था, और उस वादे को पूरा करना ही उस व्यक्ति का एक कर्तव्य हुआ करता था। क्योंकि पहले हम देखते हैं कि पुराने समय में हम जो गवर्न हुआ करते थे वो अपने रिलीजियस के अकॉर्डिंग गवर्न हुआ करते थे। अब रिलीजियस में के अकॉर्डिंग गवर्न हुआ करते थे, तो इसको भी लोगों ने पहले रिलीजियस के आधार पर जोड़ रखा था। मतलब अगर कॉन्ट्रैक्ट हमने किया है या किसी से हमने वचन दिया है, किसी से वादा किया है, अगर हम उसको पूरा नहीं करते तो हमें उसके लिए गॉड पनिशमेंट प्रोवाइड करेंगे, ऐसा कुछ प्रावधान थे जो कि सोसाइटी के अंदर प्रचलन में थे। तो जिससे एक कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने की क्या बोलते हैं, परफॉर्म करने के लिए इंसान बाइंड था परफॉर्म करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट बाय रिलीजियस अफेयर। तो अब जब रिलीजियस के द्वारा हम गवर्न हुआ करते थे, उसी के द्वारा हम इसको परफॉर्म भी उसी में किया जाता था। तो जैसे अगर कोई परफॉर्म नहीं करता तो उसको कहते थे कि भगवान इसको परिणाम देगा, इसके साथ कोई उल्टा कार्य होगा, ये होगा, जो भी होता होगा वो हमें उसमें नहीं जाना। तो हम तो उससे गवर्न हुआ करते थे। फिर जैसे जैसे हम आगे बढ़े तो राजतंत्र शुरुआत हुई, राजतंत्र आने लगे। राजतंत्र में राजा हुआ करता था। राजा के अंदर अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट करता था या कोई संविदा करता था, व्यापार के अंदर कोई ऐसे झोल झाल किया करता था, तो राजाओं के द्वारा भी उसको दंड दिया जाने लगा, पनिशमेंट दिया जाने लगा। अगर वह पकड़ा जाता था तो राजाओं के द्वारा भी पनिशमेंट दिया जाने लगा। तो पुराने समय में के अंतर हम कह सकते हैं कि पहले लोग अपने वचन अपनी जुबान के आधार पर ही व्यापार किया करते थे या कॉन्ट्रैक्ट किया करते थे। तो पुराने समय में इसी प्रकार से सब चीज़ चल रही थी। अब जैसे जैसे आधुनिकता आई इंसान के अंदर, अपने अपने वचन से वह मुकरने लगा, अपनी बात कहकर झूठ बोलने लगा, इंसान से धोखा करने लगा। तब अब बेसिकली जो ईस्ट इंडिया कंपनी हमारी आई थी, जो अंग्रेज आए थे भारत के अंदर, तो वह व्यापार करने आए थे। अब व्यापार करने आए थे तो उनको इस चीज़ का सामना करना पड़ा। अब जब उनके हाथ में जो है सत्ता हमारी चली गई, तो जो है अंग्रेज़ों के द्वारा यह एक्ट 1872 में लाया गया, जो कि थर्ड इंडियन लॉ कमीशन इन इंग्लैंड, मतलब इंग्लैंड के अंदर इंडियन लॉ कमीशन जो थी वो थर्ड लॉ कमीशन थी। उसके द्वारा यह रिकमेंड किया गया, उसके द्वारा यह सुझाव दिया गया कि ऐसे ऐसे लाना चाहिए। इस कॉन्ट्रैक्ट का एक फॉर्म ड्राफ्ट उनके द्वारा पेश किया गया, जिसको जो है भारत के ऊपर लागू किया गया। तो इसके जो ड्राफ्टमैन थे वो कौन थे? सर जेम्स फिट्ज स्टीफन, जो हमारे साक्ष्य अधिनियम है वो भी 1872 का ही है। उसके भी ड्राफ्टमैन सर फिट्ज स्टीफन थे और इसके भी सर फिट्ज स्टीफन ही हैं। तो आज हम इतना ही जानेंगे। तो अब देखिए, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, आपकी समझ में आया हो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। और आप हमारे इस
सेशन की PDF हमारे टेलीग्राम चैनल ऑनलाइन जुडिशरी से सर्च करके आप ये टेलीग्राम से यह PDF ले सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।